Good evening, friends. Welcome to Civil's Manthan. This is the program that we have started is regarding economy crash course for UPSC prelims, and it is the third lecture of this crash course. And we can see the part 2 of the national income. जो last lecture में हमने national income and GDP के regarding जो पढ़ाई की थी, this is in continuation of that particular lecture. So let's start our discussion. So today we are going to discuss different sectors of economy. So if you see, there are three sectors of Indian economy: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इन तीनों सेक्टर्स में क्या क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी में क्या है, टर्सरी में क्या है? प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। तो आपको एग्जैक्टली ध्यान में रखना है कि प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड है, फॉरेस्ट्री और फिशिंग है। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो एग्रीकल्चर अलाइड में डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री में भी होता है, फिशिंग में भी डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होता है। सेकेंडरी या फिर इंडस्ट्री सेक्टर, यहाँ पर इनपुट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इन सम आउटपुट। तो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं। तो कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे सेकेंडरी के अंदर? माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर। तो ये आपके मेजर सेक्टर्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। मैन्युफैक्चरिंग आपका एक मेजर सेक्टर है इसके अंदर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो इसको आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है। तो माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये चार आपके सेक्टर्स हैं। एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज आल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस। टर्सरी या सर्विस सेक्टर बोलते हैं तीसरे वाले को। इसमें अलग अलग सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड, रिपेयर, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, एंड थर्ड इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। सो अलग अलग सेक्टर्स के रिगार्डिंग डिफरेंट अलग अलग सर्विसेज हैं, दोज आर प्रोवाइडेड बाय द टर्सरी सेक्टर। तो ये टर्सरी सेक्टर की क्लासिफिकेशन में आपका आता है। अब ये अलग अलग सेक्टर्स इंडिया की जीवीए, जीडीपी या जीवीए में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं? तो देखो, प्राइमरी सेक्टर इस टाइम पे अराउंड 16% ऑफ जीवीए का कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्री सेक्टर का अराउंड 29.6, तो 30% के अराउंड कह सकते हैं। तो 30% ऑफ जीवीए के अराउंड आपका इंडस्ट्री सेक्टर है। और इसके अंदर कितना है ओवरऑल बात करें तो करीब 16% जीवीए का मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ देखो, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है। मैन्युफैक्चरिंग एक सब पार्ट है विद इन द इंडस्ट्री। ओवरऑल इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है जीवीए में? 30%। और मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंडस्ट्री का सब पार्ट है उसमें कितना है? 16%, जो कि केवल ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज का ऑलमोस्ट बराबर है। और सर्विसेज आपको पता ही हाईएस्ट है, सर्विसेज का कितना? 50%। सो अगर देखें कंट्रीब्यूशन इन जीवीए, तो मैक्सिमम अपना जो जीडीपी का जीवीए का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपका इंडस्ट्री सेक्टर है जो ऑलमोस्ट 30% के अराउंड है। एंड एग्रीकल्चर का अराउंड 16% का अराउंड है, 16%। और इतना ही आपका मैन्युफैक्चरिंग का है। तो ये आप कह सकते हैं कि व्हेन इंडिया को इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिला था उस टाइम पर मैक्सिमम डोमिनेंस जो है जीडीपी में एग्रीकल्चर का था। और फिर ये धीरे धीरे करके रिस्ट्रक्चरिंग वी ऑफ आवर इकोनॉमी। बट वन ऑफ द मेजर थिंग इज दैट कि इंस्टेड ऑफ हाईली डेवलपिंग इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री होता है कि जनरली विद द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता है इन द डेवलपमेंट फेज, इन द जीडीपी एंड जीवीए। और इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, राइट। और विद फेज जब एक इंडस्ट्री सेक्टर ठीक से डेवलप हो जाता है उसके बाद फिर सर्विस सेक्टर डोमिनेंस करता है। फॉर एग्जांपल इन डेवलप्ड कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पर पहले इंडस्ट्री सेक्टर ठीक से डेवलप हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से डेवलप हुआ, उसके बाद जाके फिर सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ, और नाउ दे आर सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड इकोनॉमीज। बट इंडिया में इंडस्ट्री सेक्टर की पूरी तरह से डेवलपमेंट से पहले ही, यानी इंडस्ट्री रिमेन्स अंडर डेवलप्ड एंड सर्विस सेक्टर बिकम्स डोमिनेंट। तो हमने एक मेजर फेज को स्किप कर दिया। एक एनोमली बोलते हैं हमने इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ को ठीक से नहीं होने के बावजूद जो है सर्विस सेक्टर यहाँ पे डेवलप किया गया है।
सर्विस सेक्टर डेवलप पाई। तो अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बेसिकली सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड ग्रोथ है। इसी के अंदर एक टर्म आती है, वी कैन से जॉबलेस ग्रोथ। अगर जॉबलेस ग्रोथ की बात करें तो बाकी तो और भी पॉइंट्स आते हैं। एक मेजर पॉइंट आप इसमें क्या कह सकते हैं, देखो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब कि इसके ऊपर एक ऐसे भी आया हुआ है और मेंस में क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है इस पे। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ आपकी हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट दैट ग्रोथ इज विदाउट द जॉब्स, विदाउट द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ जॉब्स। अगर हम इंडियन इकोनॉमी का सिनेरियो देखें, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ किससे हो रही है हमारी, मेनली सर्विस सेक्टर से ग्रोथ हो रही है, लेकिन सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितना है? Now, service sector is the least employed among all these three sectors. So, any maximum contribution in GVA, in GDP, but employing the least number of the people. Whereas agriculture की बात करें, least contribution in the GVA or GDP, but employing the maximum population of the Indian people. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जॉबलेस ग्रोथ काइंड ऑफ सिनेरियो है, तो इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हो आप यहाँ पर। माइनिंग एंड क्वेरिंग आपका ये बेसिकली वैसे प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है, ओवरऑल दी वर्ल्ड हम देखते हैं, लेकिन इंडिया में जो है इसको सेकेंडरी और इंडस्ट्री सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से माइनिंग एंड क्वेरिंग इन प्राइमरी सेक्टर, बट इंडिया में क्योंकि हम इंडिया में है तो यहाँ पर हमारा सेकेंडरी और इंडस्ट्री सेक्टर में आता है। तो एग्जाम के हिसाब से माइनिंग एंड क्वेरिंग हमारे इंडिया के हिसाब से सेकेंडरी और इंडस्ट्री सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इसको ध्यान रख सकते हो। कुछ क्वेश्चन करते हैं। Which of the following occupations are included under secondary sector as per the national income accounts? तो secondary sector का पार्ट कौन सा है? अभी हमने देखा था, क्या क्या था, फिर से देखो। माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। अब इसमें से देखो कौन सा है। मैन्युफैक्चरिंग आपका है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, गैस एंड वाटर सप्लाई, यस, यूटिलिटी सर्विसेज वगैरह, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो सारे के सारे जो है एज इट इज यहाँ से उठा के एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया इसका। सो आंसर वुड बी 1, दैट इज ऑप्शन ए। ये सारे जो है आपके सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर का पार्ट है। एंड टर्सरी एक्टिविटीज में कौन सा इनमें से फॉलोइंग में, नेक्स्ट क्वेश्चन साफ 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 पता लगा, ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग सर्विस जो है वो टर्सरी एक्टिविटी का पार्ट है। देन रूरल सेटलमेंट्स में से, रूरल सेटलमेंट में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेट करती है? प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर अलाइड ही आपकी मेनली डोमिनेट करती है, तो ए वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर यूज्ड टू हैव द लार्जेस्ट शेयर इन इंडिया जीडीपी? कब? इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो कौन सा सेक्टर था डोमिनेंट? अभी बताया आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इन फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में से एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विस बिलोंग्स टू, तो बिलोंग टू व्हाट? प्राइमरी एंड टर्सरी रेस्पेक्टिवली। एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी और सर्विसेज आपका टर्सरी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? तो नेशनल इनकम इन इंडिया में से का जो है कंपोजिशन क्या है यहाँ पर? तो हमें देख के बताना कि कौन सा जो है इंडिया के रिस्पेक्ट में करेक्ट है। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज डिक्लाइंड, तो क्या डिक्लाइन हुआ? नहीं, डिक्लाइन तो नहीं हुआ कह सकते। अगर हम देखें तो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज ही हुआ है। अभी फिलहाल कितना है? अराउंड 16% के अराउंड, दो इतना ज्यादा नहीं है, बट वी कांट से कि डिक्लाइन हुआ है। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इज इंक्रीज शार्पली, हाँ ये अगर हम देखें तो 1990s के बाद से सर्विस सेक्टर का जो शेयर है जीवीए में या जीडीपी में काफी इंक्रीज किया। जीवीए जीडीपी में क्या रिलेशन है? फर्स्ट लेक्चर आप देखो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट जीडीपी जीवीए जो रिलेशन आपका, उसका फिर से देख सकते हैं। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज रिमेन स्टैटिक, नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर स्टैटिक नहीं रहा। पहले स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के टाइम में ज्यादा था, फिर इट हैज स्लोली डिक्लाइंड। सर्विस सेक्टर डिक्लाइन नहीं, ये तो इंक्रीज किया, सो बी वुड बी द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का क्या रेट है अपने जीडीपी में। तो सेविंग का अगर हम देखते हैं कि देखो 2011-12 में 34.6% था, 12-13 में 33.9, 13-14 में 32.1, फिर 32.2, 31.1, तो एक तरह से ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग फेज में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेविंग हैज डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। 2011-12 से 18-19 अभी जो है 34.6 था, और अभी 18-19 में 30.1% के अराउंड ये रिकॉर्ड किया गया है सेविंग रेट। सेविंग रेट हाई होने का
क्या बेनिफिट मिल सकता है? सेविंग रेट अगर हाई होगा तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं, बिकॉज सेविंग रिजल्ट्स इनटू द इन्वेस्टमेंट, सेविंग होगी बैंक्स में अगर सेविंग अच्छे से आ रही है, हाउस होल्ड सेविंग कर रहे हैं या फिर इस वजह से, तो बैंक्स वुड हैव मोर मनी एट देयर हैंड फॉर द क्रेडिट बेसिकली। सो मोर क्रेडिट होगा इंडस्ट्रीज को, तो मोर इन्वेस्टमेंट होगी आपकी इकोनॉमी में। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम इंटररिलेटेड मानते हैं, बट इन द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वेज में बताया गया कि डीकपलिंग है दोनों के बीच में, जरूरी नहीं है कि आपकी सेविंग हो तभी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है। तो इंस्टेड ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान दिया जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। और बिकॉज इकोनॉमी जो अपनी जो ग्रोथ है या तो आप सेविंग लेड ग्रोथ आप लेके जा सकते हैं, बट आप सेविंग करेंगे तो कंजम्पशन डिक्लाइन कर जाएगी, तो कंजम्पशन डिक्लाइन करेगी तो उससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाती है। तो कुछ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स होते हैं जिनको साथ लेके वी हैव टू मूव इन द पाथ ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सेविंग आपकी डिक्लाइन की, लेकिन डिक्लाइन देखो ये लगातार डिक्लाइन नहीं है, यहाँ पर 32.1 से 32.2 भी 13 14 14 15 के बीच। तो अब अगर स्टेटमेंट आती है कि ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग हैज डिक्लाइंड कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 10 ईयर्स, तो स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। तो ये तो कभी भी एक ब्लंट स्टेटमेंट, बहुत ही एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली ठीक होने के चांस नहीं होते हैं। तो ये तो भी अगर आपको तुक्का मारना हो तो रॉन्ग ही मारना है। इसी तरह से आप देखते हैं कि ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को मेजर करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन की टर्म में, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट होती है, इंडस्ट्री जो इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीनरीज में, स्टॉक्स में, तो कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कैपिटल फॉर्मेशन ग्रो, जैसे कि मशीनरीज बिल्डअप हुई हैं, फैक्ट्रीज बिल्डअप हुई हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन है वो। तो यहाँ पर भी डिक्लाइन की है, बट अब यहाँ देखो 13 14 से 14 15 के बीच 13.8 से 13.5 डिक्लाइन करी है, ठीक है। 38.7 से यहाँ भी डिक्लाइन करी है, तो कंटिन्यूसली जो है डिक्लाइन कर रही है। बट यहाँ देखो 30.9 से 32.3 होगी, यहाँ पे इंक्रीज कर गई। तो यहाँ पर भी अगर स्टेटमेंट आता है इन द लास्ट डेकेड इन्वेस्टमेंट रेट हैज डिक्लाइंड कंसिस्टेंटली, तो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन नहीं किया है, कभी एक दो बार बीच में बढ़ी भी है फिर कम हुई है, तो ऐसे चलता रहता है। तो करंट की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज दोनों ही जो है डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों लेस देन 30% है। अभी कोविड के टाइम तो और भी ज्यादा कम हो जाएंगे ये सब चीजें, बट आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द टिल 1920 की अगर बात करें, टिल द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, उस दौरान भी जो है सेविंग रेट एंड इन्वेस्टमेंट रेट अराउंड 38% के अराउंड, सॉरी 28% के अराउंड जो है हम मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात करें कि इंडिया सेविंग रेट प्लंजेस टू 15 ईयर्स लो, इकोनॉमिक सर्वे का इस बार में डेटा लिया गया है। तो 15 साल की सबसे कम सेविंग रेट इंडिया की है। ये एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो फैक्ट जो है, जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एंड हाउस होल्ड सेविंग्स ऑल्सो डिक्लाइंड एज कंज्यूमर्स स्पेंट मोर इन परचेजिंग ड्यूरेबल्स एंड ट्रैवलिंग। सो हाउस होल्ड सेविंग भी डिक्लाइन की है। इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस ग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। ये देखो यहाँ पर ये 30.1 अभी जो रिसेंट हमारा लेटेस्ट जो हमारे पास डेटा है, और फिलहाल तो वैसे 30% से कम है दोनों ही, ठीक है। तो ये डिक्लाइन की देखो हम 24.8 से स्टार्ट होता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज डिक्रीज, तो ये चलता रहता है। तो फिलहाल ये डिक्लाइनिंग फेज में हम कह सकते हैं। सेम ये सेविंग का है, सेम इन्वेस्टमेंट रेट भी ऐसे ही डिक्लाइनिंग फेज में है। नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है भाई? नेशनल इनकम या जीडीपी में सस्टेन्ड इंक्रीज होना, ठीक है। तो सस्टेन्ड इंक्रीज इन नेशनल इनकम और जीडीपी। नेशनल इनकम क्या होता है? एक फॉर्मूला आपको डायरेक्टली बताया था वैसे तो, y इक्वल्स सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी इज द कंजम्पशन, वाई आपका नेशनल आपका इनकम है, सी इज द कंजम्पशन, आई इज द इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सपोर्ट, एम इम्पोर्ट्स। या फिर वैसे हम नेशनल इनकम को जीडीपी की टर्म्स में मापते हैं तो क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी इन ए फाइनेंशियल ईयर, किसी एक साल के दौरान हम देखते हैं, तो वो आपका जीडीपी हो जाता है। तो नेशनल इनकम या जीडीपी में सस्टेन्ड इंक्रीज या ग्रोथ क्या होगा? आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है।
and we try to measure the economic performance of our economy. अब अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं, कहीं पर अगर इवन इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है लेकिन पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो पर कैपिटा, अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है, जो कि एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ का सही मायने में किसी भी इकोनॉमी की रियल पिक्चर जो प्रेजेंट करती है। बिकॉज पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे फिर हम देखेंगे नेशनल इनकम कितना है और फिर उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा हम एक ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन कितनी इनकम जो है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मासेस, सो दैट इज द बेटर मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ वी कैन से। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स, क्या है आपका? जीडीपी दिया है इन्होंने, एनडीपी, एनएनपी एंड पर कैपिटा रियल इनकम। तभी अभी हमने पढ़ा कि पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज द better measure of economic growth because it reflects increase in the improvements of living standards of masses। पर पर्सन कितनी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है वो यहाँ से दिखता है। रियल इनकम, रियल और नॉमिनल में डिफरेंस आपको बताया हुआ नहीं, अगर ध्यान है तो फिर से आप फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें डिस्कस किया हुआ हमने, सेकंड लेक्चर में इसमें डिस्कस किया हुआ है। रियल मीन्स हम एक कांस्टेंट बेसिक प्राइस पर हम इसको देखते हैं, कांस्टेंट प्राइस और बेसिक प्राइस, और क्या बेस ईयर लिया हुआ है 2011-12 बेसिकली फिलहाल जो है। तो यहाँ पर हम इन्फ्लेशन के फैक्टर को हटा देते हैं, नहीं तो अदरवाइज प्राइसेस, इसका अपोजिट नॉमिनल होता है, नॉमिनल के अंदर हम इन्फ्लेशन प्राइसेस के जो इन्फ्लेशन होता है वो फैक्टर भी इंक्लूड रहता है। तो जब हम इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देंगे नॉमिनल को, तो क्या आ जाएगा आपका? रियल इनकम। एंड रियल इनकम इज ए बेटर मेजर ऑफ द इकोनॉमी, कि आपकी इकोनॉमी की एक्चुअल पिक्चर जो है रियल इनकम या रियल जीडीपी से ज्यादा पता लगती है। बिकॉज नॉमिनल में तो आपका इन्फ्लेशन हो सकता है, प्राइसेस आपके बढ़ गए इस वजह से आपको इन्फ्लेटेड इकोनॉमी लग रही हो, अदरवाइज रियल में इतनी ना हो, तो वो इन्फ्लेशन के फैक्टर को हम एडजस्ट करते हैं तो फिर ये आपका रियल आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है आपका? इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, यही लग रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब देखो एक तो आपने पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ हमने देखा इकोनॉमी की टर्म्स में स्पेसिफिकली कि आपकी नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम या जीडीपी जो भी इंक्रीज करती है तो वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी है, बट साथ में ये जो ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ, इसका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को मिले, इनइक्वालिटी कम हो। So the benefit of economic growth reaches to the maximum number of people, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की इंप्रूव हो, ह्यूमन कैपिटल लोगों की इंप्रूव हो। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ह्यूमन नाम में देखो ह्यूमन कैपिटल, जो कैपिटल ह्यूमन की है, ह्यूमन में क्या कैपिटल है? लोगों में, ह्यूमन में लोगों में क्या कैपिटल है? लोगों में कैपिटल आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है, ये आपके ह्यूमन कैपिटल है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखेंगे, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों को हम मेजर करते हैं। और ये भी देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इनइक्वालिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही है, बिकॉज इनइक्वालिटी कम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अदरवाइज हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, एंड दिस हैज बीन ए पेक्युलर फिनोमेना इन द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। 1990s के बाद काफी रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी बहुत रही, इवन वी रीच टू द नियर डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन उसके बावजूद जो है इनइक्वालिटी कम नहीं हुई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट हम देखते हैं कि मैक्सिमम वेल्थ जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ओनली। तो इससे ये पता लग रहा है कि इस ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो केवल कुछ लोग ही उठा पाए हैं, राइट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है, हमें इनइक्वालिटी को कम करना है, इस ग्रोथ का बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को मिले। क्वेश्चन करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इसके रिगार्डिंग हमें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं कह सकते। बी ऑप्शन आपका इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज इन आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपका बेटर आंसर है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, साथ में चेंज इन आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है, मैक्सिमम लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, राइट। चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि अमीर लोग अमीर ही हुए जा रहे हैं, गरीब गरीब हुए जा रहे हैं, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट ए हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये कह रहा है भाई पर कैपिटा रियल जीएनपी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एब्सोल्यूट भी और पर कैपिटा भी। तो रियल जीएनपी का मतलब आप समझ रहे हो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। रियल मतलब कि हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी कर दिया, बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है। तो बेटर पिक्चर, बेटर अच्छी, दैट इज ए मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो एब्सोल्यूट भी और पर कैपिटा भी दोनों इंक्रीज कर रही हैं जीएनपी की, बट स्टिल हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है ये। तो ये कब हो सकता है? अब देखो, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, नहीं ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, नहीं, ये भी सही नहीं है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, तो सी वुड बी द आंसर। देखो डी क्या, इंपोर्ट ग्रोज फास्टर देन एक्सपोर्ट्स, इससे इतना बहुत ज्यादा डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बाकी जो है ये एम्बिग्यूअस ऑप्शंस है, बाकी में तो कुछ डायरेक्टली कुछ पता नहीं लग रहा। सी ऑप्शन से पता लग रहा है डायरेक्टली, क्लियर कट है कि भाई देखो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इंक्रीज करती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी डेफिनेटली। तो अगर आपकी पर कैपिटा एंड एब्सोल्यूट रियल जीएनपी इंक्रीज कर रही है लेकिन साथ में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ए प्रोसेस विच अनेबल्स। अब देखो ह्यूमन कैपिटल हमने पढ़ा था कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, जो कैपिटल ह्यूमंस में है, और ह्यूमंस में कौन सी कैपिटल है? हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, ठीक है। आप लोगों में क्या कैपिटल है? आप लोगों की कैपिटल आपका स्वास्थ्य है, कि हाउ मच हेल्दी यू आर, हाउ मच एजुकेटेड यू आर, कितने स्किल्स हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री टू अक्यूमुलेट मोर कैपिटल। अब यहाँ पर देखो कैपिटल की बात कर रहा है, केवल केवल कैपिटल, तो भाई आपका पैसा है, तो डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते ये। इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज द पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों की स्किल और नॉलेज इंक्रीज करना, यस, ये आपका ह्यूमन कैपिटल है। एक्यूमुलेशन टेंजिबल वेल्थ, नहीं, टेंजिबल वेल्थ की बात नहीं करें। टेंजिबल वेल्थ मतलब ये वो वेल्थ है जिसको आप टच कर सकते हैं, यानी आपका मटेरियल वेल्थ, कि पैसा आपके पास आ गया है, प्रॉपर्टी आपने बना ली, वो टेंजिबल वेल्थ है। हम बात करेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, यानी जिसको आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी स्किल्स, सो ये आपकी ह्यूमन कैपिटल है। सो 2 and 4 वुड बी द आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। जब डेवलपमेंट सस्टेनेबल वर्ड आती है आपको, जहां पर भी कहीं वर्ड आ जाए सस्टेनेबल का, आपको एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इंक्लूड करना है, कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के साथ बैलेंस लेके चलने वाली बात है। तो ये वो डेवलपमेंट है जहां पर हम एनवायरमेंट के फैक्टर को इंक्लूड करेंगे और एक बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करेंगे, बैलेंस्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे, और एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम हो। एनवायरमेंट को कंजर्व करने के साथ जो डेवलपमेंट होगी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। तो उसके साथ में क्या होगा, अगर हम एनवायरमेंट को कंजर्व करके, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, तो इसका मतलब कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उनके पास भी सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे। जितने रिसोर्सेज हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं, उतने ही रिसोर्सेज, वैसे ही रिसोर्सेज हम अपने आने वाली जनरेशन को दे पाएंगे व्हेन वी कंसिडर एनवायरमेंट एज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर, एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल गोइंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ देख लेते हैं, इज दैट डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट की नीड्स को तो पूरा करना है हमें, उतनी डेवलपमेंट तो करनी है वो तो, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। आने वाली जनरेशन की एबिलिटी को हैम्पर नहीं करना है, जिससे कि अपनी खुद की नीड्स पूरा कर पाए। सो ये डेफिनेशन थी, डायरेक्टली इस डेफिनेशन को याद कर सकते हो। मेंस में भी या कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो कोई भी क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डायरेक्टली इस डेफिनेशन से एज एन इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय a report, Our Common Future, in 1987. This report was of Brundtland Commission. This commission is also known as World Commission on Environment and Development, WCED. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन किसने दी है? ब्रुटलैंड कमीशन। उसकी एक रिपोर्ट थी 1987 में, आवर कॉमन फ्यूचर, और इसको हम क्या बोलते हैं साथ में? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो ये आज हमारी डिस्कशन का पार्ट था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन ऑफ दिस इकोनॉमिक क्रैश कोर्स।
if you have any questions, you can ask your question, your doubts on this Telegram group. This is led by some civil servants, and we will try to help you out in any way. We'll just resolve your queries. And I can assure you, अगर आप इसको ठीक से follow करते हैं इस economic crash course को, more than 80% questions आप solve कर पाएंगे आने वाले prelims exam के अंदर. So इसको ठीक से follow करना है, comprehensively follow करना है. Thank you very much. And if you like our videos, please do subscribe, share this video, press the bell icon, and like this video as well. Thank you very much.